नमस्कार सभी साथियों को। मैं पत्रकार गर्वित पंत और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा अपना पेज फेसबुक पे गर्वित पंत। तो आज हम जो है लाइव आए हैं। हमारा आज का जो लाइव मुद्दा है वो है उत्तराखंड के पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत। इस पर आज हम एक डिबेट करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा जी। बहुगुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। लाइव में। नमस्कार गुरमीत भाई। तो बहुगुणा जी, जैसा कि आज की डिबेट का हमने टॉपिक रखा है उत्तराखंड के पहाड़ों में कोरोना, जैसे कि बहुत तेजी से पैर पसार चुका था और धीरे धीरे अब कम भी हो रहा है। तो जो हमारा पहाड़ में स्वास्थ्य सेवा है, तो आपके हिसाब से क्या कमियां सरकार के थ्रू रह गई जिस वजह से कोरोना इतना फैल गया? नहीं, बिल्कुल एक बात तो मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो बहुत ही चिंता का विषय ये आज ही नहीं पिछले 20 साल से रहा है और उससे पहले भी रहा है जब हम उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश की लड़ाई हमने इसलिए लड़ी, उत्तराखंड को अलग इसलिए किया ताकि हमारे पहाड़ का विकास हो सके। अब जब हम पहाड़ की जी जी। विकास की बात करते हैं तो हम चौमुखी विकास की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पहाड़ के जो लोग हैं, दूर दराज के जो घर हैं, दूर दराज के तो गांव हैं, वहां तक कम से कम मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके। आज इस बिल्कुल कोरोना स्थिति ने पिछले 2 साल से वहां की इस सारी असलियत को बाहर निकाल के रख दिया है। अगर हम बात करें कि किस तरह की कहानियां हैं यहाँ पे, कि हमने देखा कि लोग यहाँ पे ज्यादातर इसलिए मरे हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाई हैं। उनको पता ही नहीं लग पाया कि उनके साथ क्या हुआ है, और जब बिल्कुल। पता लगा तो इतनी देर हो चुकी थी कि तब तक वो ना अस्पताल पहुंच सके। और जब अस्पताल पहुंचे तो वहां पे देखा कि अस्पताल में ना बेड है, ना दवाइयां, और ना ही वो क्या बोलते हैं, टेक्निकल स्टाफ के साथ साथ वो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जिनसे हम ये डिटेक्ट कर सके कि एक्चुअली इनको किस लेवल पे वो कोविड की महामारी पहुंची है और उसके साथ के एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन कहां तक पहुंचे। मतलब इतनी जी बुरी हालत है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तराखंड की जो हम अगर हम पूरा देखें तो हमारे पास 60,000 करोड़ का बजट है। उस 60,000 करोड़ के बजट को अगर हम उत्तराखंड की जनता के साथ में अगर डिवाइड भी करें तो भी कम से कम 50,000 रुपए हर एक व्यक्ति के नाम पे आता है। और उन बिल्कुल। 50,000 रुपए में से अगर हम एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को अगर महीने में अगर हम 10,000 रुपए भी लगाते तो आज शायद स्थिति कहीं और होती। बिल्कुल। मगर इतनी मुश्किल से अब हमारी जनता है वो अपने आप सरकार के भरोसे अगर रहती तो शायद पता नहीं क्या हो सकता था। यहाँ पे लोगों ने अपने हिसाब से सारी कोशिशें करी हैं। और जो हमारा स्टाफ भी है, मेडिकल स्टाफ को लेकर हम बात करें तो वो भी बहुत चिंताजनक स्थिति है हमारी, कि अस्पताल है तो अस्पताल में जो टेक्निकल स्टाफ नहीं है, तो बहुत बिल्कुल। मुश्किल है। इस घड़ी में इसको समझना चाहिए हमको। इसी के साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा था, जैसा कि मैंने ग्राउंड जीरो से देखा कि हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर तो लगे हुए हैं लेकिन वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाला टेक्नीशियन नहीं है। जगह जगह पे बिल्कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले हुए हैं, वहां पे जो है एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं है। तो बिल्कुल कोरोना में खासा दिक्कत ये थी कि हॉस्पिटल्स में मशीन्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक दिक्कत ये भी है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, एक तो उनको किसी एक मेजर सेंटर में जाने में ही इतना टाइम लग जाता है, और फिर ऊपर से यहाँ से हल्द्वानी या देहरादून जाने में इतना टाइम लग जाता है। तो उस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं जो थी, वेंटिलेटर तो खैर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ही पहुंच पाए थे और वो भी ऑपरेट नहीं हो पाए। लेकिन जो एक मेजर फैसिलिटी ग्रामीण इलाकों में पहाड़ों में होनी चाहिए थी, वो भी हमारी सरकार देने में नाकाम रही है। और ये ढांचा जो है ये 20 साल से ऐसे ही चरमराया पड़ा है, और उससे पहले भी यही हालत थी। इससे बुरी हालत थी जब यूपी में आते थे। तो आपका क्या कहना है कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स क्यों नहीं चल पाए, और कितने वेंटिलेटर हर एक डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड कराने चाहिए थे सरकार को? नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, वेंटिलेटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम एक टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें कि कई अस्पताल ऐसे थे जहां पे वेंटिलेटर्स पैक्ड टू पैक्ड पड़े हुए थे, आज भी शायद पड़े हुए होंगे पैक्ड। और वो वेंटिलेटर्स को खोलने के बाद उस वेंटिलेटर को टेक्निकल स्टाफ नहीं है जो उसको समझ सके कि वो कैसे चलाया जाए। मतलब आप ये देखे चलें कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट किसी के हाथ में दे देंगे जिसको वो इंस्ट्रूमेंट चलाना ही नहीं आता, तो वो तो उससे और ज्यादा विनाश करेगा। अगर हम बात बिल्कुल। करें कि क्या इसको लेके अगर हम बात करें कि किस तरह से हमारा ढांचा होना चाहिए था, तो न्याय पंचायत स्तर में हमें ये कार्यक्रम जो कार्य है ये करना चाहिए था शुरू से ही।
माना ये जनरली ये जाता है कि हर 10,000 लोगों में से, हर 10,000 की जहां पॉपुलेशन है वहां पे 14 डॉक्टर होने चाहिए। मगर उत्तराखंड की अगर हम हालत देखें तो 10,000 लोगों में से 11 डॉक्टर भी मुश्किल से मिल पा रहे हैं। और वो भी हालत ये है कि जो मैक्सिमम जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसे बड़े शहरों में जैसे देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, ऐसे स्थान पे ज्यादा पॉपुलेशन रखते हैं। मगर अगर गांव में देखें तो वहां पे ये भी नहीं है। वेंटिलेटर्स की अगर हम बात करें तो न्याय पंचायत स्तर में हम इसी हिसाब से हर 10,000 लोगों में से कम एक वेंटिलेटर हमारे पास जरूर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो 10,000 में एक तो फॉर इतना बजट तो हमारे पास, कोशिश अगर हम करें तो जरूर लाते। हम अगर अपने बिल्कुल, स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर को नहीं स्टैब्लिश करेंगे तो हम अपनी डेवलपमेंट को स्टैब्लिश करने में नाकामयाब हमेशा ही रहेंगे। अगर हम स्वस्थ इंसान, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं अगर यहाँ पे रख सकते हैं तो पहले तो ह्यूमन वेलफेयर जो है वो तो उस अगेंस्ट है। दूसरा, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा जीने का अधिकार, जिसकी जिम्मेदारी है हमारे सरकार की जो वो हर एक इंडिविजुअल को दे, वो भी पूर्ण नहीं हो पाती इससे। तो अगर हम ये माने एक आइडियल कंडीशन, अगर माने बेस्ट कंडीशन, तो वो होगी हर 10,000 में से कम एक वेंटिलेटर होना चाहिए हमारी जो प्रदेश में। बिल्कुल। और इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी कहीं पे इलेक्शन कराने की बात आती तो यही सरकारें, इनका इलेक्शन कमीशन जो है, ये न्याय पंचायत के, ये क्षेत्र पंचायत स्तर पर जा जाके वोटिंग करवा देता कोरोना हाँ काल में ही, बिल्कुल। जैसा कि हमने सल्ट उपचुनाव में भी देखा था। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान था, न्यूज़पेपर की कटिंग में आया था वो, कि हम न्याय पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन करेंगे। तो जितने भी इनके वादे थे सब नाकाम दिख रहे हैं, ग्राउंड जीरो की हकीकत कुछ और है। तो इस बारे में जो है जनता को भी, जनता सामने सामने देख भी रही है तो उसे इग्नोर कर रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का जो लेवल है वो कितना इंक्रीज होना चाहिए? जैसा कि इन्होंने कहा पहले 28 दिन में दूसरी डोज लगेगी, फिर 56 दिन, फिर 84 डेज। अब आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ये कहें दूसरी डोज लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोल रहा हूँ गर्वित, यहाँ पे बहुत शानदार क्वेश्चन भी है ये, और सबको पता भी होना जरूरी है। यहाँ पे वैक्सीनेशन मेरा अधिकार जैसी बात इस सरकार ने आज तक नहीं कही। जहां बिल्कुल, पे जब हम चुनाव के टाइम पे हम बोलते हैं तो ये मेरा अधिकार, वो मेरा अधिकार, ये फलाना मेरा अधिकार के बात पे तो रहते हैं, मगर वैक्सीनेशन मेरा अधिकार वाली बात आज तक किसी ने नहीं की। हम बिल्कुल, अपने परिवार की ही बात करें, मैं मतलब यहाँ पे उत्तराखंड के हर एक परिवार को ये कहना चाहूंगा कि हम और किसी और के अगर नहीं भी सोच रहे हैं, हम सबसे पहले अपने और अपने परिवार के अधिकारों का तो ख्याल रखें। हमें बिल्कुल, सरकार वैक्सीनेशन का अधिकार दे, इस बात को हम कम से कम अपने अपने घर पे ही माध्यम से अगर हम उठा दें कि मेरा भी अधिकार है वैक्सीनेशन का। कोरोना मैं नहीं लाया, कोरोना आपकी कुनीतियों के कारण आया। अगर बिल्कुल, वुहान से, चाइना से अगर इंडिया में ये आया है तो किसी ना किसी मीडियम से तो आया होगा। चाइना बिल्कुल। से कोई ट्रैवल करके इंडिया में तो आया होगा। तो हुँ, पूरे देश को लॉकडाउन करने के बजाय अगर आप सारे एयरपोर्ट्स को लॉकडाउन कर देते तो शायद यहाँ उस पे नहीं आ पाता। अफ्रीका ये में ऐसी स्थिति बहुत नहीं सारी बनती। कंट्रीज भी है, ये हुँ, स्थिति नहीं बन गई। और जब ये स्थिति बन गई है उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, आप एक इतने मतलब देश, बड़े देश को चला रहे हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स ये होनी चाहिए सरकार के पास कि वो इन सारी चीजों को समझे और उसके हिसाब से टेक्निकली भी साउंड रहे। वैक्सीन बिल्कुल, की जब हम बात कहें तो जब पूरा विश्व क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान ही अपनी वैक्सीनेशन बुक करा रहे थे, उस समय भारत की जो सरकार थी वो इतना बड़ा ढिंडोरा पीट रही थी कि हमने कोरोना से जीत पा लिया। और बिल्कुल, थाली और ये सब कुछ जो है ढक्कन और ये डमरू बजा के इन्होंने देश को, देश के जो गुमराह हमारे करा जो है। नागरिक हैं, इन्होंने फिर भी उनका सहयोग दिया उस बात पे भी। हुँ, लॉकडाउन बिल्कुल, में अपनी रोजी रोटी जो है उसको त्याग के वो घर पे बैठे, मगर बिल्कुल, क्या हासिल कर पाया हमारी जनता ने? एक वैक्सीन तक उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये बात जरूरी है हमें कि हम उत्तराखंडी की अगर हम बात करें तो हमारी 1,25,00,000 से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, इसका वैक्सीनेशन करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी थी। अगर आज भी बिल्कुल, आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में 1100 रुपए दे के जाएंगे तो आपको वैक्सीन मिल जाएगा, मगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, सरकारी अस्पताल में नहीं पाएंगे इस वैक्सीन को। वैक्सीन तो बहुत बड़ी बात, पैरासिटामोल तक की जो बात है वो तक यहाँ पे नहीं बची। बिल्कुल। पैरासिटामोल की अगर हम देखें, हुँ, सिट्राजिन की अगर देखें, कोरोना में वो व्यक्ति
जिस व्यक्ति को नॉर्मल बीमारी भी थी उसको भी दवाई और जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो पाई। ऐसे ना जाने कितने लोग थे जो सिर्फ सांप और बिच्छू काटने से मर गए उत्तराखंड में, गाँव में, क्योंकि उनको बिल्कुल। सेवाएं नहीं मिली। इसमें एक रीजन ये भी था कि जो क्वारंटीन सेंटर थे वो सरकार ने किसी पुराने प्राइमरी स्कूल जो कि बहुत पहले बंद हो चुका है, पलायन करी हुई बिल्डिंग जो थी, इन सब में क्वारंटीन सेंटर बनाया। वहां पे ना इतनी सारी झाड़ी उगी थी आसपास, इतना उस कैंपस को साफ नहीं करा और वहां कोई देख रेख करने नहीं गया। क्वारंटीन सेंटर में लोगों को रखने के बाद भी सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं जा पाया। तो इस वजह से एक बेताल घाट से न्यूज आई थी, एक 4 साल की बच्ची को सांप ने काट दिया था क्वारंटीन सेंटर से। ऐसी बहुत बिल्कुल। जगहों से न्यूज आई। तो एक क्वारंटीन सेंटर भी माना जा सकता है कि जो मौत का कारण बना हो, सिर्फ उत्तराखंड में, जहां तक उत्तराखंड की बात है। और जहां तक देश की बात है तो एक और चीज थी कि अभी बंगाल में चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देंगे। तो यही चीज जब उत्तराखंड के लोग, हम लोग मांग कर रहे हैं तो बीजेपी इसमें भी पीछे हट जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, ये एक चुनावी जुमले ही हैं। उस समय भी सरकार की, एक भारतीय जनता पार्टी की, और मतलब कांग्रेस भी इसमें शामिल है, ऐसा नहीं है कि रीति हाँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से कुछ ऐसी पार्टियों ने इस तरह से एक फॉर्मेट बना लिया है कि जब चुनाव आएगा तो वो इतने बड़े बड़े वादे करेंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता, हम सब लोग, हर उम्मीद जिसके दिमाग में, जिसके दिल में रहती है कि उसका परिवार, उसका सपना जो है वो पूरा होगा, वो इस उम्मीद के साथ में हमेशा से वादा खिलाफी और धोखाधड़ी करते हैं। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने वाली जो बात बंगाल में कही है, वो शायद ऐसा होगा कि 2022 के चुनाव में ये यहाँ भी कहें। मगर हो आप सकता। सबसे पहले हम ये देखें कि हम इन सारे वादों को, आज तक के जो वादे हैं, हर बार एक मुद्दा हमेशा आता है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य और इसको हम बढ़ावा देंगे, हम रोजगार को बढ़ावा देंगे, मगर जब हम धरातल की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे आप उस ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। आप हवा हवा में किस प्लान के साथ आप ऐसा करेंगे, किन लोगों को ये सब कुछ मिलेगा, आप ये सब पटल में नहीं रखते हैं, आपसे बात रखते हैं और वो बात कल को आप भूल जाते हैं। अब जैसे देवस्थानम की बात करें तो देवस्थानम बिल्कुल। में भी तो यही तो है, हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति के साथ में इन्होंने हिंदुत्व का मुखौटा तो पहना, उसके बाद इन्होंने हिंदू के नाम पे चुनाव जीता, ठीक है, हमारी आस्था के नाम पे बिल्कुल। चुनाव जीता, और आज उसी आस्था को साइड करके आज वहां पे भी व्यवसायीकरण कर दिया। आज अंबानी ब्रदर्स को और ब्रदर्स को व्यवस्थानम के बोर्ड के सदस्य बना दिया बिल्कुल। वहां पे। और जो हमारे जो पुरोहित हैं, हमारे जो धर्मशास्त्री हैं, जो जितने लोग हैं हमारे यहाँ पे, बिल्कुल। हमारे जो वहाँ के जो पंडित हैं, डिमरी समुदाय के जो लोग हैं, उन लोगों को हम्म। आपने एक इस तरह से कर्मचारी के तौर पे बना दिया जैसे उनकी कोई गरिमा ही नहीं हो। तो ये सबका हम्म। बहुत विरोध होना चाहिए और हमें सजग रहना चाहिए हमेशा अपने अधिकारों को लेके। कोई भी नेता अगर चुनाव में यहाँ आएगा तो आप उसको, उसका पुराना जो चिट्ठा चित्र पत्रा है उसको खोलने के साथ साथ उसको बताएं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये लिख के दें कि आप जिस दिन कितने टाइम तक ये पूरा करके देंगे। अगर आप बोल रहे हैं बिल्कुल। हर एक घर में रोजगार बोलेंगे अगर आने वाले टाइम पे, तो आप डेट ले लीजिएगा कि कितने दिन पे आखिरी डेट कौन सी होगी जिस दिन में मुझे रोजगार मिल जाए। जो डेट दे दे, उस डेट के बाद अगर वो रोजगार ना दे तो उसे बोल देना आप अपने हिसाब से त्याग पत्र दे देना, वरना हम आपको विधानसभा से उतार देंगे। तो अगर ऐसे हम बिल्कुल। बोलेंगे, ऐसा हम करेंगे तो जरूर ऐसे नेताओं की होश ठिकाने जरूर आएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ साथ जो है इस वक्त रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट बना हुआ है, क्योंकि पूरे देश में देखा जाए तो 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं कोरोना काल में ही, उससे पहले भी बेरोजगार थे। और साथ ही साथ उत्तराखंड का जो बेरोजगारी प्रतिशत है वो सबसे चरम पे है, 22.4%। जो सरकार कहती थी कि हम 370 हटने के बाद कश्मीर में उत्तराखंड भवन बनाएंगे, उसने स्थायी राजधानी गैरसैंण तो वो बना नहीं पाई। उसके साथ ही साथ उसने बेरोजगारी भी इस हद तक बढ़ा दी, चाहे वो पिछली कांग्रेस सरकार हो उसमें कम थी, लेकिन वहीं से ये चलना शुरू हुआ, क्योंकि 2016 से एसएससी का पेपर भी नहीं हुआ है, एक भी उत्तराखंड के एसएससी का। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये रोजी रोटी का संकट क्या ये सरकार खत्म कर पाएगी? करेगी तो कब तक करेगी? क्योंकि वादे इन्होंने करे हैं लेकिन ग्राउंड जीरो की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नहीं, बिल्कुल कर पाएगी, मुझे तो नहीं लगता ये सक्षम है इस बात को लेके। ये सरकार, जो देश, हमारा प्रदेश चलाने में ये बिल्कुल सक्षम नहीं है। इनको समझ ही नहीं है कि हमारे जो घर की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें कैसे पूरी होंगी। रोजगार की आप बात तो करते हैं, शिक्षा की आप बात तो कर रहे हैं, स्वास्थ्य की आप बात तो कर रहे हैं,
मगर पूरे कैसे होंगे इस पे आपको कुछ नहीं पता। सरकार जो है इन सारी चीजों को सिर्फ जुमलेबाजी ही कर रही है, वो साबित कर चुकी है इस 20 सालों में। आज अगर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर 2022 में भी इस मुद्दे के साथ आती है कि हम रोजगार देंगे, तो ये खुद ही अपने आप को ये बताते हैं कि हमने 20 साल में जो वादे किए थे वो सारे झूठे थे। बिल्कुल। हम शिक्षा देंगे, तो वो खुद बोल रहे हैं ना पिछले 20 साल में भी तो हम यही बोलते आए हैं, तो आप झूठे थे। तो जब आप 20 साल में नहीं कर पाए, आप एक ही जैसे चेहरे हो, आप उस 20 साल में एक ही सोच रखते हो, जब आप ही वो व्यक्ति 20 साल से यहाँ पे ढिंडोरा पीटते थे कि हम रोजगार देंगे और आज भी आप वही बात कह रहे हैं, तो आप तो विफल साबित हो रहे हैं। आप किस मुंह से आ रहे हैं? और बिल्कुल। अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास मॉडल क्या है? आप किस जगह रोजगार देंगे, किसको रोजगार देंगे, कितने रोजगार देंगे? और उनके सारे जो नोटिफिकेशन है, फिर अगेन वही, कब तक आएंगे, कब रिक्रूटमेंट होंगे, कितनी सैलरी होगी, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने लोगों को रिक्रूटमेंट मिलेगा। वो लोग ऐसे तो नहीं है कि जैसे हमारे जो मेयर थे यहाँ पे गामा जी, उनकी जो बेटी को रख लिया था उन्होंने कि वो बिल्कुल। पोटेंशियल है उनमें, तो उनको रोजगार दे दिया, तो वहां तो रोजगार मिल गया। मगर उस व्यक्ति का क्या, जो हमारे गांव में है, जिसके जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है, जो घर पे बिल्कुल। तैयारी साधन ना होने के कारण देहरादून आके किराए के कमरे में तैयारी कर रहा है, वो तो हम्म। कमरे में ही रह गया। बिल्कुल, आपने इसी के अपने साथ साथ। अपने हाँ। रिश्तेदारों को भेज दिया अपनी वहां सरकारों में। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। पिछली बार जब एक चैनल की डिबेट में मैं भी गया था, तो वहां पे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने रोडों का जाल बिछा दिया। उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिन रोडों पे बीजेपी के लोग शिलान्यास कर रहे हैं, इनके बारे में पता लगाएं, इनका डीपीआर शासन कब का है, ये रोड कब पास हुई थी, कब स्वीकृत हुई थी। तो ये 2004 एनडी तिवाड़ी सरकार है और बनी 2021 में। तो क्या उत्तराखंड में विकास का पैमाना ऐसा माना जाए कि 17 साल बाद यहाँ पे कोई रोड स्वीकृत हो रही है, कोई रोड बन रही है? तो मतलब इन लोगों ने अपना खाली सत्ता में आने का गेम बना दिया है क्या उत्तराखंड को, कि 5 साल आप आइए, 5 साल हम आएंगे, हम मिलके इधर भ्रष्टाचार करेंगे, और 17-18 साल में एक रोडें बन रही हैं? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ बोलूंगा, नागरिक होने के नाते मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि जो सामने वाला बोल रहा है, हम अगर सब्जी खरीदने जाते हैं, तो सब्जी वाला अगर टमाटर बोलता है ना कि मैं टमाटर 400 रुपए किलो दूंगा, तो आप उसको हड़का के आ जाते हो कि चोर है तू, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं, अगर ऐसी सरकारें अगर बोल रही है कि हम रोड बना के दी हमने, आप ये तो देखें कि उस रोड पे चलने वाले लोग कितने हैं वहां पे, उस रोड से बिल्कुल। जाने वाले गांव के जो रास्ते हैं, उस गांव में कितने लोग रहते हैं, और ना रहने का क्या कारण है? उस गांव में हर विधानसभा में जितने विधायक हैं, 70 के 70 विधायक अपने गांव में क्यों नहीं रहते हैं? वो बिल्कुल। उस जिस विधानसभा में रह से जीत के आए हैं, उस उस विधानसभा में वो विधानसभा में क्यों तीन नहीं सौ रहते? पैंसठ घंटे क्यों नहीं, 365 दिन क्यों नहीं रहते हैं? क्यों नहीं उनके बिल्कुल। घर वहां है, क्यों उनके घर देहरादूनों में है? यहाँ पे हम्म। आप सड़क के नाम पे बोल रहे हैं। सड़क तो एक, आप एक बात बताएं, आज हम जब बात करते हैं मंगल में जाने की, और बिल्कुल। उस मंगल में जाने की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे दूसरा हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम सड़क बना के दे रहे हैं। आप सड़क बनाने की जो जिम्मेदारी आपकी है, ये तो आपका काम है, आप बिल्कुल। सेवक हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हैं अगर आप सड़क बना के दे रहे हैं, बल्कि सड़क के साथ साथ आपको उस गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचानी है। ये देनी और चाहिए। ये एहसान नहीं हो रहा है आपका, ये आप नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी कमी है, ये आपका दायित्व है सबसे पहले। आप जो बिल्कुल। बात काम गिनाते हैं, ये सरकार जो ये काम गिनाती है, ये सरकार का दायित्व है सबसे पहले काम पूरा करना। और सिर्फ भ्रमाती है ये। अगर सड़क की हम बात करें तो आज भी बहुत सारे गांव हैं जो सड़क से अछूते हैं, जहां बिल्कुल। लाइट नहीं है। उत्तराखंड में भी आज ऐसे गांव आज भी हैं। तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इनसे उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा इनमें से। और इसी के साथ साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, अ, जिन्होंने ये राजधानी गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सेशन चलाया था, तो उस दौरान जो सड़क की मांग करने आए थे, 2 लेन, जो चाह रहे थे कि उनके ब्लॉक मुख्यालय तक नंदप्रयाग से घाट जो है 1.5 लेन सड़क जानी चाहिए, उन पर लाठीचार्ज हुआ। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस पर मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए। तो उस जांच का आज तक कोई अता पता नहीं चला। तो मतलब ये सरकार चाह क्या रही है? मुख्यमंत्री बदल के क्या ये अपनी कमियां छुपाना चाह रही है? क्या ये उस लाठीचार्ज का कोई मापदंड नहीं नापना चाह रही है? ये चाहती क्या है सरकार? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं बिल्कुल गर्वित, मैं यहाँ पे एक बात जरूर, एक ना एक स्टोरी सुनाना जरूर चाहूंगा मैं यहाँ पे इस बात को लेके। बिल्कुल बहुगुणा जब जी, एक बार बताइए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चा भूखा होता है जब, और घर में अगर खाना ना हो, तो माँ उसका जो मन बहलाने के लिए क्या करती है, कभी उसका कभी कुछ और दे देती है, कभी उसको कहीं और चढ़ा देती है, कभी उसको खिलाने में लग जाती है, कभी खेलने लग जाती है उसके साथ, ताकि उसका वो मन भटक जाए कि चल उसे भूख लग रही है कुछ समय के लिए। बिल्कुल, सरकार के पास माँ जैसे जो ये है, उसके अंदर से कितनी पीड़ा होती है उस माँ को, वो माँ ही जानती है। मगर सरकार इसके उलट, यहाँ पे जब उस बच्चे को, उत्तराखंड के बच्चे मतलब हम सब, हमारे सारे गांव, बिल्कुल, उन सब को जो आवश्यकताएं हैं, उन सब की जो जरूरतें हैं, उन सब की जरूरतों में ये सिर्फ इसी प्रकार से गलत नीयत से ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, और उनको बहला के रखते हैं कि अब ये हुआ, अब वो हुआ, अब ये कर देंगे, हम तो कर देंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, इन सारी चीजों को लेके कोई जवाब नहीं है, उसमें टाल मटोली ही है। सरकार अपने आप को इतनी मतलब बड़ी समझती है कि जैसे जनता उनकी मतलब पैर की, अगर वो समझ, कैसे बताएं कि जनता, अगर वो जनता को, अब ये इतने एरोगेंस में है सरकार कि जनता की उनकी जरूरतें, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में इनको कोई ध्यान नहीं है, और ना ही वो सोचना चाहते हैं। सरकार बिल्कुल, अगर चाहे तो हर एक परिवार को नौकरी दे सकती है, हर एक परिवार की जो मूलभूत आवश्यकता उसे पूरी कर सकती है, सड़क का ही मुद्दा नहीं। मगर सरकार चाहती है कि इस तरह के मुद्दे हमेशा बने रहें, ताकि वो दूसरे मुद्दों से अपना जो ध्यान है, और सरकार लोगों का जो ध्यान है उससे हटा सके। हमेशा किसी बिल्कुल, मुद्दे के सामने किसी दूसरे मुद्दे को खड़ा कर दिया जाता है इस प्रदेश में, उसकी जो है सुध नहीं ली जाती है, उसका जो सोल्यूशन है वो नहीं किया जाता है, सिर्फ बयानबाजी होती है और सिर्फ धोखेबाजी होती है। तो ये हम सबको ये बात समझना पड़ेगा, और हर एक पॉइंट में टिके रहना पड़ेगा। चुनाव वो समय है जब सरकार का टेस्ट होने के बाद जनता उनको फेल या पास करती है। तो छोटे बिल्कुल। छोटे हम अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन सब नेताओं को अकाउंटेबल बनाएं, तो शायद स्थिति और अच्छी हो। स्थिति तो अच्छी होगी, लेकिन जहां तक मेरे सुनने में आ रहा है, अगर हम देखा जाए तो उत्तराखंड में टोटल 106 ब्लॉक और 98 तहसील है। तो आपको क्या लगता है कि जगह जगह सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो खोले, जो हमारा आज मुख्य चर्चा का विषय था, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल। क्या आपको लगता है कि सरकार पिछले 20 साल से आज तक इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, स्पेशलिस्ट डॉक्टर देने में सक्षम हो पाई है? और अगर नहीं हो पाई है तो फिर इनका नाम सामुदायिक, क्या इनका नाम सीधे प्राथमिक से बदल के सामुदायिक कर दिया है? इसमें सामुदायिक जैसा कुछ है या नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, सामुदायिक जैसा तो यहाँ पे आप ये देखें ना, उस पर्टिकुलर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, उस सामुदायिक उसका जो दायरा है, 70-70 किलोमीटर का दायरा बना रखा है उसका। अब बिल्कुल, इंडिविजुअल 70 किलोमीटर से पैदल चल के कैसे आएगा, जो इतना दूर दराज का व्यक्ति है? अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक हो गया, तो मैं 70 किलोमीटर कैब आऊंगा, मैं लेके कैसे बिल्कुल, आऊंगा? हम उत्तराखंड की हालत देखते हैं, जब प्रसव पीड़ा में हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो देश प्रदेश की जो महिलाएं हैं, उनको उठा के लेके आते हैं गांव वाले, होली में। 4-4, 10-10, 12-12 किलोमीटर बाहर नीचे। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, जितनी हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, अब सामुदायिक के नाम पे बात कर रहे हैं, वहां की सुविधाओं के साथ साथ हम वहां की सुविधाएं, तो सबसे पहले एक बात देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वहां पे 10% चीजें भी मौजूद नहीं रहती। अस्पतालों बिल्कुल, में डॉक्टर की बात तो बहुत दूर है, डॉक्टर की तो बहुत ही कमी है हमारे प्रदेश में। हमारे स्टाफ की साथ भी बहुत कमी है, फार्मासिस्ट नहीं है वहां पे, बहुत जगह जहाँ फार्मासिस्ट है वहां पे नर्स नहीं है, जहाँ नर्स भी है वहां पे फार्मासिस्ट नहीं, तो डॉक्टर नहीं है। कहीं तो जो वार्ड बॉय हुआ करते थे वही डॉक्टर बने हुए हैं वहां पे। बिल्कुल, जब सब कुछ है तो मेडिसिन नहीं है। अब एक्सरे की बात करें तो ये तो ऐसे हो जाता है उत्तराखंड प्रदेश में, जैसे सरकार आदि मानव के जमाने में जीती होगी, और उनको कुछ पता ही नहीं होगा कि आजकल की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, और मेडिकल सिस्टम कितना दूर पहुंच गया है आगे। आज बिल्कुल, हम उत्तराखंड खुद अगर बोलें तो हम उत्तराखंड भारत से भी पीछे हैं। अगर संपूर्ण भारत को देखें तो उससे भी पीछे है हम उत्तराखंड। और वो बिल्कुल, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे नागरिक को समझ नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि सरकार अराजक है और सरकार को समझ नहीं है। अस्पतालों बिल्कुल, में ये जो अस्पतालों का जो स्ट्रक्चर है, न्याय पंचायत स्तर पे होना बहुत जरूरी है। हर गांव में कम से कम एक हेल्थ सेंटर होना बहुत जरूरी है। और आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे, आप टेम्पररी रिक्रूटमेंट ना करें, आप परमानेंट रिक्रूटमेंट अगर उस गांव में ही लोगों को करें, उस गांव के लोगों को अगर आप पढ़ाने के बाद उस गांव के लोगों को अगर आप
हायर एजुकेशन के लिए भेजें। फॉर एग्जाम्पल आप ही के गांव में, जैसे अल्मोड़ा के जिसमें जितने भी गांव हैं, वहां से लोगों को तैयार किया जाए ना, देहरादून से लोगों को तैयार किया जाए बिल्कुल, कि उसी के गांव में लोगों को नौकरी दें। वहां फार्मेसी कराएं, वहां गांव के लोगों को नर्सिंग कराएं, वहां गांव के लोगों को ये सब सरकारी बजट में कराएं। आप कराएं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराएं हर गांव से, हर गांव के एक इंडिविजुअल को चुन के लाएं और उनको फार्मासिस्ट बनाएं, उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग दें, उनको वो कोर्सेज करवाएं, उनको वो जो बाकी जो हमारे जो रेडियोग्राफिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, इन सबके कोर्सेज कराएं, उन सबको उनके गांव में बिल्कुल, रखें। सब अपने गांव में रहेंगे और स्थिर रहेंगे। बिल्कुल। मगर नियत नहीं है सरकार की, सरकार सिर्फ चाहती है कि उनकी झोली भरी रहे। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और चीज हमने देखी है कि जो ये पलायन का स्तर है, ये तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जहां पर बहुत कम सुविधाएं हैं वहां के लोगों ने उतना पलायन नहीं किया, जहां पे थोड़ी बहुत सुविधाएं आई है वहां के लोगों ने ज्यादा पलायन किया है। और इसके साथ साथ जो है आपने जैसा कि 2011 सेंसस में देखा था कि अल्मोड़ा और पौड़ी का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव में था। इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घटी है। तो आपका क्या कहना है, 21 में जब तक कोरोना काल चलेगा, हो सकता है ये सेंसस की बारी थी, हर 10 साल में होता है, 2021 में होना चाहिए था। अब पता नहीं भारत सरकार सेंसस कराएगी नहीं कराएगी, लेकिन आपको क्या लगता है इन 10 सालों में क्या बाकी जिलों का भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया होगा या फिर इन जिलों का पॉजिटिव में गया होगा, जिस हिसाब से पलायन की स्थिति चल रही है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब जिस पलायन की स्थिति वही है, पलायन का कारण है, यही तो सबसे बड़ा कारण यही है पलायन का, कि जहां पे हमारी जो अब हम पूरा भारत और पूरी टेक्नोलॉजी लोगों की जरूरतें अगर हम समझें, तो वो हम गांव गांव जब मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। हमारे गांव के वो बच्चे जो अपनी मेहनत से पढ़ लेते हैं, उनको नौकरी के अवसर जब वहां नहीं मिलेंगे, तो वो दिल्ली में, बैंगलोर में ही तो जाएंगे। अब जिस बिल्कुल, घर में एक अकेला लौता लड़का है, वो अपने बुजुर्ग माँ बापों को कैसे उस गांव में रखेगा, क्योंकि वो भी तो अपने चाहता है अपने माँ बापों को अपने साथ रखना, साथ रखना। उसकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर एक गांव से 50 लोग अगर पढ़ लिख जाते हैं, उन 50 लोगों को नौकरी देने की स्थिति क्या उत्तराखंड सरकार रखती है? किस प्लान बिल्कुल के नहीं। साथ में बात कहते हैं कि नौकरी देने की? वो 50 लोग सरकार की कुनीतियों के कारण क्या बेरोजगार मर जाएं घर पे? आप जो यहाँ पे रह के अपने प्रदेश में जो काम करना चाहता है, आप उसको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। अब वो बिल्कुल, 20 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो वो जाना ही यही है, पड़ेगा। ये पलायन की अगर हम बात करें, तो आज हम जिनको प्रवासी बोलते हैं, वो प्रवासी एक्चुअली हमारे प्रदेश में ही होने चाहिए थे, रहने चाहिए थे, उनके बिल्कुल, यहीं के वासी होने चाहिए थे। मगर प्रवासी शब्द बोलना, हम सरकार की इस पलायन नीति को, जो साफ पलायन नीति दर्शाता उन्होंने है। बनाई है, उसको हम समझ यहाँ से साफ दर्शाता है कि वो फेल रहे हैं। तो इन सारी बिल्कुल, चीजों में अगर हम देखें, अगर अभी भी सेंसस में अगर हम आएंगे, तो ये जरूर देखिएगा कि स्थिति भयावह ही होगी, अगर सही जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है सरकार अगर लाके दे तो। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जैसे कोई गांव है तो वहां पर ग्राम प्रधान के इलेक्शन में 300 वोट पड़ रहे हैं, लेकिन पूरे 5 साल जो है उस गांव में मात्र बच्चे बूढ़े जवान मिला के 50 लोग रह रहे हैं। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि पलायन आयोग ने गलत रिपोर्ट दिखाई है, क्योंकि उस गांव में मात्र 50 लोग रह रहे हैं लेकिन वहां की ग्राम सभा बनी हुई है, क्योंकि ग्राम सभा बने रहने के लिए 300 वोटर्स होने जरूरी है किसी भी ग्राम में। तो पलायन आयोग की इस स्थिति पे, या फिर हम कह सकते हैं कि पलायन आयोग आखिर सरकार ने बनाया क्यों था? सिर्फ पलायन के आंकड़े देने के लिए बनाया था, या फिर वो भी आंकड़े भी ठीक नहीं आ रहे, या फिर लोगों को रोजगार देने के लिए बनाया था, शिक्षा नीति स्ट्रांग करने के लिए बनाया था, या स्वास्थ्य नीति स्ट्रांग करने के लिए बनाया था? आखिर पलायन आयोग ने उत्तराखंड में आज तक करा क्या है? सरकार ने पलायन आयोग के थ्रू कितने स्कूल, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने रोजगार दिए? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पलायन आयोग क्या काम कर रहा है? पलायन आयोग की अगर हम बात करें, तो वो तो खुद ही पलायन कर चुका है यहाँ से, जहां से बिल्कुल, गठित किया था वो खुद अपने आप पलायन कर चुका है वहां से। सरकार, मैं पहले ही कह रहा हूं, सरकार सिर्फ चीजों को बरगलाती है। अगर मेरे को वही है ना, वही बात की, अगर बच्चे को प्यास लगी है, तो एक किसी और को जिम्मेदारी दे दें कि भाई इस बच्चे को पानी पिला देना, और उसके बाद उसकी सुध नहीं लेनी है। अब वो बच्चे को पानी पिलाए या ना पिलाए या भाग जाए, वो जिम्मेदारी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पलायन बिल्कुल, आयोग का जो काम था, उन्होंने हमारे जो सुदूर गांव हैं, हमारे जो पूरे जो 13 के 13 जो जिले हैं, उन 13 के 13 जिलों की स्थिति को देख के रिपोर्ट देनी थी। किस किस बिल्कुल, आधार पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कारण हैं। आप इसीलिए तो बनाए कि किन कारणों से पलायन हुआ। अगर बिल्कुल, आप आज तक वो कारण नहीं पहचान पाए और उस पे आपने कोई कदम नहीं उठा पाए,
आप उस कदम उठाने के बजाय आप हाथ छोड़ के फिर भाग ही गए वहां से कि हमारे बस का नहीं है भाई यहाँ पे भी रहना, हम नहीं कर सकते पलायन आयोग की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उस पे काम, हम भाग जाते हैं, हम देहरादून आ जाएंगे दोबारा से, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी अलाना फलाना जो इनके बहाने रहते हैं उन सारी चीजों को लेके। मगर ये सारी चीजें जो है सिर्फ बरगलाने के लिए हैं। और अगेन जो हमारी जो सरकार का जो बजट है, उस बजट को कहीं इन्होंने पलायन आयोग के बजट के नाम पे भी पता नहीं कितने करोड़ रुपए खाए होंगे बिल्कुल। जो वहां लगना था। अब ये तो सरकार अपना सारा स्टैटिस्टिक्स और डॉक्यूमेंट बचा के हटा के रखती है, छुपा के रखती है। वरना भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार तो हर एक डिपार्टमेंट में, सरकार की हर एक पॉकेट में भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। और इसको लाने के लिए इन्होंने लोकायुक्त को भी स्टैब्लिश नहीं होने दिया आज तक बिल्कुल। यहाँ पे। तो पलायन लोकायुक्त आयोग के की लिए हम भी। खुद कहें तो पलायन आयोग खुद भाग गया अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के। तो इस तरह की तो सरकारें हैं जो कि नॉन कॉम्पिटेंट लोगों को वहां रखती है, सैलरी मोटी मोटी सैलरी देती है, और जब रिपोर्ट की बात आती है तो भाग जाती है। बिल्कुल। और जो हमारे जिला मुख्यालय हैं ये भी गांवों से काफी दूर दूर है। जहां हम बात राजधानी गैरसैंण की करते हैं कि हर एक जिला मुख्यालय से हमारी राजधानी मात्र 200 या 250 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, वहीं सरकार नए जिले बनाने में भी नाकाम रही है। इससे भी स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि अगर एक कोई जिला बनेगा तो वहां जिला अस्पताल बनेगा, हो सकता है वहां पे बेस अस्पताल भी बने, तो स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पे बढ़ेंगी, डॉक्टर बैठेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उत्तराखंड बनने से पहले का ब्लूप्रिंट था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो पिछले 20 साल से इन सरकारों ने हमें स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे, जिला मुख्यालयों के नाम पे आखिर दिया गया है? नहीं, कुछ नहीं दिया, धोखा दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया इन्होंने इन 20 सालों में। स्वास्थ्य सेवाओं हो और कोई भी सुविधाएं हो, कोई भी जो जनता की जो आवश्यकताएं हो, उसमें इन्होंने सिर्फ धोखा ही दिया है हमेशा। उल्टा इन्होंने जनता से लिया होगा हमेशा। इन्होंने जनता के गैरसैंण में भी अगर हम बात करें तो गैरसैंण में भी अगर हम देखें तो वहां के जो जमीनें हैं, आप देखिए किन किन के नाम है अब, और बिल्कुल। उससे पहले क्योंकि किन किन के नाम पे थी। और अगर हम बात करें राजधानी को लेके, तो राजधानी दो दो जगह हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे ये ग्रीष्मकालीन ये और ये फलाना, आधा देहरादून, आधा ये आधा वो। अगर हम विकास अगर सच में चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी नीयत साफ दिखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की अगर हम बात करूं, इन दोनों की अगर नीयत साफ होती तो गैरसैंण राजधानी पहले से ही बन चुकी होती है। इस तरह से टेबल टेनिस की तरह बॉल को इधर उधर कोर्ट में नहीं फेंक रहे होते। बिल्कुल। आधी राजधानी बनाने का मतलब ये है कि आप बजट को दुगना बना दे रहे हो। हम्म। और दुगना बजट का मतलब ये है कि सरकार हमारे जो नागरिकों की जो जेब है, की जो कमाई है टैक्स के माध्यम से जो जनता पे लगनी चाहिए, वो ये अपने सूट बूट और ठाट बाट और एरोप्लेन और इन सब में सिक्योरिटी में दो दो जगह वेस्ट करेंगे। इतना बड़ा भव्य हमने वहां पे इन्होंने स्ट्रक्चर कांग्रेस के समय में इन्होंने बनाया, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, उसमें क्या काम कर पा रहे हैं ये लोग? एक समय के लिए बिल्कुल। या तो फुल टाइम बैठ के सारे ऑफिसर्स वहां करें, ताकि कुमाऊं को, गढ़वाल को और तराई के क्षेत्र को भी हम एक साथ जोड़ सकें। हर एक व्यक्ति को बिल्कुल। बराबर अपनी विधानसभा को छूने का अधिकार है, पहुंचने का अधिकार है और उन्हें सुने जाने का अधिकार है। मगर ये सिर्फ कुछ नहीं है, इनको सिर्फ इन्होंने मलाई खानी है और ऐसे देहरादून जैसे क्षेत्रों में इन्होंने मॉल्स में घूमना है, और इनके बस का कुछ नहीं है। अगर सेवा करनी होती इनको तो ये गांव में होते, गांव को बढ़ाते, अपने घर नहीं। ऐसा क्यों हो जाता है कि नेता बनने के बाद हमारे पास हॉस्पिटल्स हमारे अपने नाम के होते हैं, स्कूल हमारे अपने नाम के होते हैं, होटल्स हमारे अपने नाम के होते हैं, और जनता जिसके पास नौकरी नहीं है उसके पास राशन भी छीन जाता है उनका। ऐसा क्यों बिल्कुल। होता है कि हम राशन की जब हम बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर हमारे विधायक तो बासमती चावल खाएं, और हम राष्ट्र नाश्ता हमें जो राशन में जो हमें मिलता है, वो राशन में हमें बासमती क्यों नहीं मिलता? ऐसा बिल्कुल। क्यों है कि वो तो अपने कैंटीन में, विधानसभा की कैंटीन में बासमती खाएं और हम राशन में बासमती नहीं ला सकते? ऐसा क्यों होता है कि वो तो आपस में अपने आप पकोड़े और चाय खाएं और राशन में हमको तेल का एक कंटेनर नहीं मिल सकता क्या? बिल्कुल। आप ये देखें, राशन की जो अमाउंट है, राशन की जो क्वालिटी है, वो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसा नेता खाता है वैसी जनता खाए? ऐसा क्यों बिल्कुल। भेदभाव है कि राजा और प्रजा जैसा क्यों ये बिहेवियर है सरकार का? बिल्कुल। इसी के बल्कि साथ साथ। जनता यहाँ पे राजा होनी चाहिए थी और ये बिल्कुल। हमारे सेवक।
तो मेरा तो यही है, प्रजातंत्र। सबसे पहले अगर डेवलपमेंट में करना है तो सबसे पहले आप राशन, आप तो ये देखिए जितना राशन आता है, आप बीपीएल वालों को भी पूछ लीजिए, उनको जो राशन मिलता है क्या वो पूरा महीना चल पाता है उनके घर में? आपने ये बिल्कुल, कब देखा कैसे आपने कि उनका जो राशन है वो महीने में पूरा पड़ता है नहीं पड़ता? ये कौन देखता है? एक बार राशन दे दिया, फिर पूरा पड़े या ना पड़े ये जिम्मेदारी सरकार की है। और उसकी बिल्कुल, क्वालिटी, अगर हम वो 8 रुपए किलो चावल जनता क्यों खाएगी? बीपीएल 8 रुपए किलो चावल क्यों खाएगा? क्या उसके बिल्कुल, अधिकार में नहीं है कि वो बासमती राइस खाए? क्या उसे बिल्कुल, राशन में एक बॉटल, 1 लीटर बॉटल तेल नहीं मिल सकता क्या? आज जो मिल आपने इस तेल को इतना महंगा कर दिया, क्या उसको घी नहीं मिल सकता? क्या उसको सब्जियां नहीं मिल सकती राशन में? सरकार किसानों से सब्जियां खरीदे और वो सब्जियां हमारे राशन में लोगों को दे वापस। वितरण करे। ये क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे इलेक्शन रैली चल रही होती तो वहां पे खाना फ्री में बंटता, लोग आते। लेकिन जब कोरोना काल में और गाड़ियां भी फ्री होती अगर यहाँ पे रैली चल रही होती तो। लेकिन जैसा कि हमने बिल्कुल। कोरोना काल में देखा, 14 दिन में लोग पैदल चल के दिल्ली से अपने घर आए हैं, कोई और भी दूर से आया है, और ना वहां पे राशन की कोई व्यवस्था की गई थी। तो इस सरकार ने तो अपने जो प्रजा है जिनसे ये बनी है, उन्हीं को भूखा छोड़ दिया, उन्हीं को किसी भी हालत में मदद नहीं करी। तो चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे अभी की बात हो, अभी दूसरी लहर है, तीसरी लहर भी आने वाली है, ऐसा जहां तक जो देश दुनिया के साइंटिस्ट है वो बता रहे थे। तो दूसरी लहर की तो इनकी तैयारी कुछ थी नहीं, पहली लहर को देख के इन्होंने दूसरी लहर की तैयारी नहीं करी। अब तीसरी लहर के बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार लोगों को राशन उपलब्ध कराने में मदद करेगी, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाएगी, या फिर हाल दोबारा 20 साल की तरह ही रहने वाला है, जैसा पिछले 20 साल से चलता आ रहा है? सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार में जो लोग हैं, इन लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैंने ये बात करते हुए हमेशा सुना है कि जो जनता है उनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। तो उनको वो इस बात का फायदा उठाते हैं वो शायद, कि वो एक जो कोई फॉर एग्जाम्पल जिसने इस दूसरी वेव में अपने परिवार में जो सदस्यों को तो खोया है, वो तो जिंदगी भर याद रखेगा इस बात को कि उन्होंने अपना सदस्य खो दिया इस कारण से, इस किसी फलाना कारण से या कुनीतियों के कारण से। तो वो तो शायद सजग हो जाए कि आने वाले समय पे उसके परिवार के साथ सरकार द्वारा जो कुनीतियां हैं उसके हिसाब से उनको फर्क ना पड़े। इस तरह से वो अपने आप को स्टैब्लिश करे और आने वाली सरकार में चुने। मगर वो व्यक्ति जिनके घर में शायद भगवान ना करे कभी गलत हो, मगर अगर जिनके घर में कुछ नहीं हुआ, वो अगर कुछ समय बाद अगर इन चीजों को भूल जाए, तो वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इसी बात का जो नेता है वो फायदा उठाते हैं कि एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे से भटकाने के बाद जनता क्योंकि दोबारा सवाल नहीं पूछती ना उस पर चिपकी रहती है। तो अगर हम बात करें सेकंड वेव की, तो सेकंड वेव में ये बिल्कुल तैयार नहीं थे, फर्स्ट वेव में भी तैयार नहीं थे। पहले तो ये डेटा नहीं लेके आते हैं। आज आप ये देखिएगा कि हर एक नगर निगम में कितने डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, अगर उसे कैलकुलेट कर दिया ना, आपको असल आंकड़े पता चल जाएंगे क्या हुआ था इनके आंकड़ों के हिसाब से। तीसरी वेव बिल्कुल, की अगर हम बात करें, तो वेव देखिए कोरोना का जो वायरस है, पहले जो SARS-CoV-19 जो था इनिशियल टाइम पे, जो कि वुहान से आया था, उसके बाद इंडिया में उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद 14 नए स्ट्रेन उत्तराखंड में हैं। अब ये स्ट्रेन जो है वो किस तरह से एम्पल अमाउंट में फैलेंगे या नहीं फैलेंगे, ये डिपेंड करता है कि उत्तराखंड की जनता को वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर बिल्कुल, उत्तराखंड की जनता को वैक्सीनेट कर दिया गया और वो लोग जो कोविड से ग्रसित थे वो ठीक होने के बाद कुछ समय तक अपनी इम्यूनिटी को मैनेज कर चुके हैं जो लोग, उन लोगों को अगर हम एक बार देखें तो शायद हम कंट्रोल कर पाए। मगर अगर हम वैक्सीनेशन समय पे नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि जिनको कोविड नहीं हुआ था इस बार उनकी भी बारी हो सकती है। बिल्कुल, तो इस बात को हमें देखना पड़ेगा साइंटिफिकली, इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। उत्तराखंड की जो सरकारें हैं साइंटिफिक इंटेलेक्ट में जीरो है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है इनको लेके कि किस तरह से साइंटिफिक बैकग्राउंड की सोच उन्हें रखनी चाहिए थी। अगर उनके पास नहीं है तो ऐसे इंडिविजुअल्स को अपने सलाहकार तो बनाए जो कि ऐसी सोच रखते हैं और उनको इम्प्लीमेंट तो करें यहाँ पे। बिल्कुल, तो नेता हमें भी चुनना पड़ेगा कि समझदार नेता, पढ़ा लिखा नेता अगर हम चुनेंगे तो हम अपने लिए ही ब्लेसिंग दे रहे हैं, हम अपनी ही नीतियों को अच्छा बना पाएंगे, हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल।
इसी के साथ साथ जैसा कि मैं अगर अल्मोड़ा जिले की बात करूं तो यहाँ लोग बहुत गुस्साए हुए भी हैं, क्योंकि जो 18+ के लिए वैक्सीनेशन का स्लॉट है वो कभी सुबह 9 बजे खुल रहा है, कभी दिन में 12 बजे खुल रहा है, और वो परसों परसों या कल रात के 10:30 बजे खुला। तो मतलब जिला प्रशासन या फिर जहां से भी ये स्लॉट खुल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरा वैक्सीनेशन स्लॉट जो है पूरे जिले का एक साथ खुल रहा है, जगह जगह अलग अलग वैक्सीनेशन, जो 11 वैक्सीनेशन सेंटर जिले में बने हुए हैं। तो इससे लोग भी काफी गुस्साए हुए हैं कि जो जिला प्रशासन है या जो सरकार है, इन्होंने लोगों को बेरोजगार सा समझ लिया है कि सुबह 9 बजे से शाम के 10:30 बजे तक ये बैठे रहेंगे, अपने फोन में ओटीपी मंगाते रहेंगे, डालते रहेंगे, और उसके बाद चेक करते रहेंगे कि स्लॉट खुला या नहीं खुला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? क्या जिला प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हर एक हॉस्पिटल से रिपोर्ट ले लें कि आपके पास कितनी वैक्सीन बची है, और उस हिसाब से एक फिक्स टाइम रख के हर रोज जो है वैक्सीन का स्लॉट खोला जाए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये हमें वैक्सीनेशन का अगर स्लॉट की हम बात करें, तो आप 24/7 क्यों नहीं खोल के रख सकते? आप वैक्सीनेशन में 24 घंटे हेल्पलाइन खोल के रखें। अगर ये आपके पास अगर एक दिन के लिए, अगर आप एक दिन में अगर 500 वैक्सीन कर सकते हैं, तो 501 से लेके इंडिविजुअल अगले दिन खुद आ जाएगा। आप दोबारा बिल्कुल। उसको क्यों ओटीपी मंगा के दोबारा ये काम कर रहे हैं? ये सरकार की जो है, वही मैं बोल रहा हूँ, सरकार की समझ पे पर्दा पड़ गया है। आप वैक्सीनेशन की आप सीरियल वाइज कर देना, सुबह से शाम तक खोल के रखें। जैसे लोग लाइन में खड़े रहते हैं, एक के बाद एक नंबर आता बिल्कुल। रहता है, वैसे लोग अपने स्लॉट बुक करते रहेंगे। शुरू के पहले दिन आप शुरू के 500 को कर दो, अगले दिन 501 वाले को आगे बढ़ा दो। उसके और बाद एक बंदा जितने अपने आप, वैक्सीन। एक एक इंडिविजुअल, एक एक जो वहां पे जो नागरिक है, वो अपने आप को एक बार स्लॉट ले ले, स्लॉट प्रोवाइड करवा दो, उसको डेट मिल जाएगी कि इस डेट पे आप वहां पहुंच जाना। हर दिन आप बिल्कुल। दोबारा से ओटीपी मंगवा रहे हो, उसमें से फिर से वो दोबारा कोशिश कर रहा है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, कम से कम इंडिविजुअल को संतुष्टि तो मिलेगी कि मैं आज नहीं, मेरा कल आया स्लॉट, तो मैं कल खाली रहूं, तो मैं कल छुट्टी बिल्कुल। ले लूं, या मैं अपने रोजगार से कल छुट्टी ले लूंगा। वो जब अब वो हर दिन फिर ऐसे ही करता रहेगा, तो कमाएगा खाएगा कब? ये बिल्कुल। सरकार ये सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि असल मुद्दों से चीजें हटक जाएं। भटक ये सके। बिल्कुल किया जा सकता है कि उस कोविन ऐप में आप सबको एनरोल कर लीजिए और उनको समय दे दीजिए कि इस और हॉस्पिटल में एक दिन में 500 वैक्सीनेशन होंगे, तो आज 500 लोग हो जाएंगे, और 501 से लेके 1000 तक के जो होंगे वो कल हो जाएंगे। हल हो एक ही जाएंगे। बार रजिस्टर कर लीजिए बिल्कुल। यहाँ पे। मगर ये समझ जब हम रख सकते हैं, छोटा बच्चा रख सकता है, तो आपके पास नहीं है का मतलब तो होगा नहीं। आप चाहते बिल्कुल। नहीं है, ये है कहानी। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि यहाँ पे स्लॉट भी बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे पूरे उत्तराखंड क्या पूरे अल्मोड़ा क्या बहुत टाइम लग जाएगा वैक्सीनेशन करने में, 3 से 4 साल लग जाएंगे। और जहां तक कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात है तो वो पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है, क्योंकि लोग पलायन भी कर चुके हैं। तो जहां जहां पॉपुलेशन कम हुई है वहां वहां पे सरकार ने जो है स्कूल बंद करे हैं। हॉस्पिटल में जो कभी डॉक्टर या फार्मासिस्ट बैठता था तो अब वहां सिर्फ वार्ड बॉय बैठता है। तो जो जो स्वास्थ्य सेवाएं कम हुई हैं, क्या इस सरकार का जो अपना देहरादून में बसा हुआ साम्राज्य क्या वो कम हुआ? क्या हम ये मान सकते हैं कि उत्तराखंड का युवा 22.4% बेरोजगारी के साथ जीने के लिए मजबूर है? सिर्फ 15 दिन इलेक्शन के रोजगार के लिए अपना 5 साल का रोजगार बर्बाद कर रहा है? क्या ये बातें हमारे राज्य के युवाओं को नहीं सोचनी चाहिए? क्या वोट देते टाइम हमारे राज्य के युवाओं को ये सब नहीं सोचना चाहिए? 2022 में अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो युवा है। तो आपके हिसाब से युवा इस बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा? सोचेगा तो कितना सोचेगा? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत सारे युवाओं से मैं मिलता हूँ, वो लोग सोचते हैं, मगर उसके बाद भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आज भी किसी नेता के पीछे भागते रहते हैं। आज भी वो किसी किसी संगठन के माध्यम से, अब चाहे एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही अपने समर्थन वो हैं, अगर वहां हाँ। के लोगों को मैं देखूं, तो वहां के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक प्रेसिडेंट तो जीत जाता है। उस प्रेसिडेंट को जिताने वाले वो जो हमारे युवा हैं, उनको उनकी शिक्षा, उनकी जो रोजगार है, उनको कितनी मदद कर दी आज तक की सरकारों ने। उन्हीं लोगों को नौकरी पे लगा दीजिए, हम भी एबीवीपी और एनएसयूआई को ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल। आप उनको बेरोजगार इसलिए रखते हैं ताकि वो आपके झंडे डंडे उठा सके। जानबूझ के बिल्कुल। आप उनको, वो छोटे लालच में आप उनको इसलिए बेरोजगार रखते हैं ताकि वो आपके चुनाव में आपके झंडे डंडे उठा सके। तो ये युवाओं बिल्कुल। को समझनी होगी ये बात कि आपकी जो पोटेंशियल है,
आपका पोटेंशियल इन नेताओं के पीछे नहीं है, आपका पोटेंशियल इन नेताओं के ऊपर चढ़ के है। जब इन नेताओं से आप सवाल करेंगे, आप अपनी शिक्षा पे ध्यान देंगे, आप शिक्षा के बाद अपनी रोजगार के अपने अधिकारों की बात करेंगे, अपने परिवार की बात करेंगे। झंडा उठा के कुछ नहीं होगा आपको, आपको कलम उठाना है, सोच पे चलना है अपनी, और संविधान को ध्यान में रख के चलना है आपको। संविधान ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि हर एक युवा को सबसे पहले संविधान पढ़ना चाहिए। उस संविधान में सबसे पहले एक विधायक की, एक नेता की, एक जो हमारे जो मंत्री है, कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स हैं, और जुडिशरी में जो लोग हैं, इन सबके कार्य को समझ लेना चाहिए और उनसे वो कार्य लेना चाहिए, क्योंकि वो आप ही के लिए काम करते हैं, आप उनके लिए काम नहीं करते। बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे युवा प्रदेश बदल सकता है, युवा देश बदल सकता है, और युवाओं ने ही ये सब कुछ किया है आज। हमें सब कोशिश ये करनी है कि अपने इन विचारों, अपनी जो हमारी जो सुदृढ़ मानसिकता है, उसको हमें और सुदृढ़ करना है। किसी नेता के पीछे झंडे वो जो डंडे और झंडे उठा के कुछ नहीं होगा। तो इन सारी बिल्कुल। चीजों को समझें, और हम अपने विकास की तरफ अगर बढ़ सकते हैं तो हम युवा ही हैं जो अपनी सोच से आगे बढ़ सकते हैं। अपने रोजगार को लेके हम फ्रीलांस बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। फ्रीलांस के लिए हम अपनी सरकार को मजबूर करें कि हमारे लिए अगर सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती हैं, तो हमें मदद तो करें हमारे फ्रीलांस काम करने में। हम अगर अपने आप से कोई एंटरप्रेन्योरशिप में कोई काम कर सकते हैं, हम उसमें हमें ट्रेन तो करें। मैं चाहता हूं बिल्कुल। कि मैं अपने आईटी सेक्टर में ये काम करूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने फार्मा सेक्टर में काम करूं। आप उनको ट्रेन करके उनको सब्सिडी दें, उनको पॉलिसी में इंक्लूड करें और उनको काम करने का मौका दें। मगर सरकार ऐसा काम जानबूझ के नहीं करती। बिल्कुल। इसी के साथ-साथ एक कमेंट आया है, यहाँ जनता और नेता दोनों चुनाव के बाद सो जाते हैं। जनता का जागरूक ना होने से नेता मौज में रहते हैं। तो ये कमेंट तो एकदम सही है। मतलब जो आज बिल्कुल। तक का 20 साल का हमने हाल देखा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ नेताओं की ही गलती है उत्तराखंड के बर्बादी में? क्या इसमें जनता का कोई हाथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम एक जनता, भारत में भारतीय नागरिक होना सबसे बड़ा काम है। अगर हम बात करें, अगर हम नागरिक बन गए तो हम पूरे देश को सुदृढ़ बना सकते हैं। सबसे पहले गलती हम जनता की भी है इसमें, क्योंकि हम एक शायद हम छोटे छोटे स्वार्थ को लेके हम ये सोचते हैं कि हम क्यों करें, हम अपने घर में खुश। मगर हम ये बात जब हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई एम ए पॉलिटिकल, या मैं पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखता, मैं पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो ये शब्द जो है, ये शब्द एक्चुअली वो अपने लिए एक जहर अपने अंदर ही भर के रखे हुए हैं उन्होंने, कि आप अगर ए पॉलिटिकल नहीं हो, अगर आप ए पॉलिटिकल हो, तो इन दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है आपके जीवन में। अगर आप राजनीति समझते हो तो आप अपने परिवार को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड का हर एक नागरिक, जैसे यूएस का हर एक नागरिक, जैसे कि हमारा फिनलैंड का, पोलैंड का हर एक नागरिक। फिनलैंड को देखिए आप, फिनलैंड इतना शानदार कंट्री क्यों है? क्योंकि वहां की जो जनता है वो जागरूक है अपने अधिकारों को लेके। वो नेताओं को छोड़ते नहीं है जब तक उनके काम पूरे नहीं हो जाते। यहाँ बिल्कुल। पे अगर मैं चाहूं, मेरे घर पे अगर नेता वोट मांगने आता है, तो मैं एक लिस्ट बना लूं, जैसे हम लेके जाते हैं ना परचून की दुकान पे कि हमें ये चाहिए, बिल्कुल। तो वो लिस्ट बना लूं। वो लिस्ट मेरे को पकड़ा के दे दे, मेरे को मेरे मेरे लड़के ने ये किया, मेरे लड़के ने बीएड किया है, तो मेरे को बताओ कि मैं किस कॉलेज में या किस स्कूल में उसको नौकरी मिलेगी। उसको मैं इंटरव्यू के लिए वहां भेज रहा हूँ, उसको पोटेंशियल के हिसाब से नौकरी मिले, मगर अवसर तो मिले बिल्कुल। यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमें जागरूक जनता ही एक बेहतर नेता को ला सकती है, और युवा जो कि इस समझ को रखता है। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए प्रदेश में, उन बिल्कुल। लोगों को बढ़ाया जाए आगे जो कि इन सब चीजों को समझते हैं। महिलाओं को इसी आगे बढ़ाया जाए यहाँ पे। बिल्कुल। इसी के साथ-साथ मैंने एक और चीज़ देखी जब मैं गाँव के मुआयने पे निकला, ग्रामीण क्षेत्रों की विज़िट करी पहाड़ों में, तो मैंने एक और चीज़ देखा कि गवर्नमेंट स्कूल तो पलायन की भेंट चढ़े ही चढ़े हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल
कुछ मतलब अगर एक जगह पे मैंने एक स्कूल देखा है तो ऐसे पूरे उत्तराखंड में कितने स्कूल होंगे। जो प्राइवेट स्कूल भी पलायन की भेंट चढ़ चुके हैं, क्योंकि उस स्कूल के जो मैनेजर होंगे, जो वहाँ के हेड होंगे, उन्होंने वहाँ पे टीचर्स अपॉइंट करेंगे, उन्होंने वहाँ पे पूरी बिल्डिंग बनाई होगी, और उसके बाद जब उनको रिस्पांस नहीं मिला, जब वहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं हो पाए, तो इसमें उनको भी स्कूल बंद करके जाना पड़ा उस क्षेत्र से। इससे वहाँ की शिक्षा में भी कमी हुई। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता जो है वो ये जो हमारे मदिरा पदार्थ हैं, इनको देने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे मैं उन पुरुषों को भी जरूर बोलना चाहूंगा जो कि इस मदिरा हो गया या फिर और कोई जो नशीले पदार्थ हैं इसका सेवन करते हैं और इसकी लत पे हैं। तो वो सबसे पहले ये देखें कि उनके परिवार भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश में ऐसी बहुत सारी कुछ मैं देखता हूँ, ऐसे ऐसी हादसे हैं या ऐसी ऐसी मतलब स्थितियां हैं जहाँ पे जो घर के जो मर्द है वो शराब पी के शाम को आता है, उसके बाद घर पे मारता पीटता है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले तो मतलब मैं उनको यही बोलूंगा, हाथ जोड़ के बोलूंगा कि वो आपका परिवार है। सबसे पहले आप जो भी काम करें उन अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए तो ना करें। शराब हो गया या और कोई नशीले पदार्थ हो गए, इन सबको सबसे तो दूर रहना, जितना दूर रह सके उतना दूर रहें। और इन सारी चीजों के बजाय आप अगर अपने परिवार को रोटी दें, अपने परिवार को अगर सुविधाएं प्रदान करें, उनके लिए काम करें, उनके लिए उन पे हाथ ना उठाएं, उनके लिए सरकार पे उंगली उठाएं जितना, तो वो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव काम है और वो ज्यादा सुदृढ़ और सही दिशा में काम है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे पुरुषों को मैं जरूर बोलूंगा कि सबसे पहले इन सब चीजों का त्याग दें और सरकार को भी इसके लिए पॉलिसी लानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल, आप इसको बिल्कुल। भी जिस तरह से आप इसका भी आप अगर ठेके की अगर हम बात करें तो उसमें भी आप एक काम करें ना, आपने सबका आधार कार्ड बनाया है, आप यहाँ पे ऐसी सबका कार्ड बना दीजिए, उसमें मॉनिटर करें कि आपने कितना महीने में कमाया है। अगर आपने सर हम एक अमाउंट है कि 10,000 रुपए से एक घर चलता है, तो अगर आपने 15,000 रुपए कमाया है तो आपके बैंक अकाउंट में अगर 15,000 रुपए हैं तो 15,000 रुपए में से चलिए अगर आप करते हैं तो 100 रुपए की आपको शराब आप पी लीजिए। 15,000 में 100 रुपए की शराब आपको पीने का छूट है और आपको उसी कार्ड को यूज करना पड़ेगा और वो कार्ड आपके बैंक अकाउंट से ड्यू करें। उस बैंक बिल्कुल। अकाउंट में पैसा डलेगा, 15,000 का अमाउंट होगा, उस 15,000 बैंक अकाउंट में बता दें कि आप ये भी बताएं कि आपने उस दिन का राशन लेके आया कि नहीं लाया। तो आप बिल्कुल। जब शराब लेने जाएं तो आप ये देके जाएं कि आपने उस महीने का राशन अपने घर में भर दिया या नहीं भरा। जिसने वो राशन की बिल्कुल। लिस्ट नहीं दी उसको शराब ना मिले। तो आप इस तरह से करें। आप पॉलिसी बनाने के लिए तो बहुत पॉलिसी है, नियत होनी चाहिए। हम्म। लेकिन सरकार ये सब पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करेगी, क्योंकि जब अभी कोरोना चल रहा था तो इन्होंने राजस्व के लिए शराब की दुकानें खोल दी थी। इन्होंने बिल्कुल। ये नहीं देखा कि किसी के पास रोजगार नहीं है, कोई अपना घर नहीं चला पा रहा है पहले से, और इन्होंने सारे ठेके खोल दिए। आज उत्तराखंड में हम देखेंगे तो पहाड़ों की ये हालत है कि ब्लॉक में 5-5 ठेके हैं, लेकिन एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। तो सरकार खुद ही नीतियां गलत बना रही है, और जो जनता है वो भी ऐसी है जो सरकार की इन नीतियों में फंस रही है, जो गलत नीतियों को अपना रही है। तो जैसा कि बिल्कुल हाँ। जानबूझ के ऐसा किया जाता है। यहाँ पे आप ये देखें कि अंग्रेजों ने जानबूझ के एजुकेशन सिस्टम को हमारे बदला था। क्यों बदला था? बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम में से एक हुआ करता था, जहां बिल्कुल। पे बेबीलोन सभ्यता से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी विदेशों से जैसे उस समय नाम है। पढ़ के आया करते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे जो हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वो वर्ल्ड में नाम हुआ करते थे। जहाँ पे यहाँ पे हम जब बात करें पुरानी और सभ्यताओं को लेकर, तो बिल्कुल। अंग्रेज जानते थे कि हमारी कितनी सुदृढ़ सभ्यताएं हैं और कितना सक्षम हमारा जो है वो एजुकेशन स्ट्रक्चर है। उन्होंने गुलाम बनाने के लिए हमारे इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लेके आया, जहाँ पे हम सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं। कोई बिल्कुल। चीज रट दी, बिना कुछ सोचे समझे नंबर ले आए। ये सारा सिस्टम हमें बदलना पड़ेगा। सरकार भी यही करती है, वो भी आसान रास्ते ये चुनती है कि हमें तो पैसा मिले, खनन में वो खड्डे खोदेगी, शराब बिल्कुल। बेच के वो रेवेन्यू को जनरेट करेगी, मगर वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं डेवलप करेगी। वो किसी को पढ़ाएगी लिखाएगी नहीं, क्योंकि अगर वो पढ़ाएगी लिखाएगी तो वो सवाल करने लगेगा ना। आप अगर किसी बिल्कुल। को इतना स्टेबल बना दोगे बौद्धिक तौर पे, तो सरकार को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनकी कुकर्मों में। तो वो बिल्कुल। चाहती हैं कि लोग अज्ञानता में भरपूर भरे रहें और वो उनकी अज्ञानता को गलत तरीके से इसी तरह से फायदा उठाएं। मगर हमें बिल्कुल। भी तो बात समझनी पड़ेगी कि हमें अगर
सरकार नहीं चाहती हमें ज्ञानी बने, तो हम कहीं ना कहीं से मिलकर तो काम करें। मैं बिल्कुल, अभिभावक के तौर पे अपने बच्चे को इस तरह से तो बढ़ाऊं कि वो एक शानदार नागरिक बने भारत देश का। हम बिल्कुल, अगर उसको भारत देश का शानदार नागरिक बना देंगे, हम उसे सिर्फ संविधान ही पढ़ा देंगे, तो वो सारे काम खुद कर लेगा। बिल्कुल। तो ये जैसा चीजें भी कि हमें हम देखनी पड़ेंगी। जैसा कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, लेकिन हम बोलते तो हैं इसे, चाहे हमारी स्कूल की प्लेज हो, जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, इंडिया इज माय कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको मानते भी हैं, क्योंकि ज्यादातर काम असंवैधानिक इलीगल इंडिया में चलते हैं। चाहे हमारे राज्य की बात लगा लो, तो जो हायरार्की है वो जाति तो नीचे से ऊपर को है भ्रष्टाचार के मामले में, गांव से लेके प्रधानमंत्री तक। और लेकिन जो चुनने का तरीका है वो ऊपर से नीचे को आता है। लोग जो है कैंडिडेट देख के वोट नहीं करते हैं, लोग पार्टी देख के वोट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि उत्तराखंड की 20 साल की दुर्दशा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लोगों ने आज तक कभी अच्छे कैंडिडेट को वोट देने की नहीं सोची, लोगों ने हमेशा पार्टी को देख के वोट देने की सोची। तो बिल्कुल, ये इसी परिपाटी भी हमें बदलनी पड़ेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पे पार्टी स्पेसिफिक बात करते हैं। एक पार्टी एक मेन्यू कार्ड के साथ आ जाती है। जैसे बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, हम उस मेन्यू कार्ड के चक्कर में फंस जाते हैं। हम अगर पार्टी भी बिल्कुल, चुन रहे हैं तो गलत नहीं है आप पार्टी चुने नहीं चुने, आप ये देखें कि जो आप चुन रहे हैं वो आपको मिल भी रहा है, जो आपको देने की बात कर रहा है वो आपके साथ रहता भी है। आप बिल्कुल, तो मतलब इस तरह से, ये इसी तरह से अब जब हम बात करें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, तो वो मूल निवास के जो मुद्दे हैं, उस मूल निवास के मुद्दे पे आज तक क्या बात बोलता है आज तक किसी को नहीं पता। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में मूल निवासी के क्या अधिकार हैं, मूल निवासी है कौन, उनकी एनलिस्टिंग कहाँ है, ये कहाँ है। उत्तराखंड में रहने बिल्कुल, वाले जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में उनके क्या अधिकार हैं, उनको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी। अगर हम बात करें इनके मेन्यू कार्ड की, जिसको ये मैनिफेस्टो बोलते हैं पार्टी स्पेसिफिक, अगर हमें ये नहीं पता बिल्कुल, कि हमारे विधानसभा में जो नेता है, जो नेता जो खड़ा हुआ है विधानसभा में लड़ने के लिए, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वो किसी का भेड़ चाल है, या फिर वो अपनी सोच भी रखता है, या फिर वो जनता की सोच को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उसने जिंदगी भर कभी ऐसा कोई काम किया है या नहीं किया है, आपकी हमें देखना पड़ेगा। हमें अगर हम जब तक हम अपने लोकल कैंडिडेट को हमारे वहां, आप होता क्या है, ये जो पार्टी है, ये पार्टी देखती है कि बड़े बड़े मुद्दों के नाम पे हमें ठग ले, मगर जो हमारे बिल्कुल, छोटे छोटे जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे हमें से बरगला के रखती है। तो ये बहुत बिल्कुल, सही बात है कि हमें किसी एक इंडिविजुअल को नहीं, अपने क्षेत्र में उस व्यक्ति को देखना चाहिए कि वो व्यक्ति आखिर सक्षम है मेरे विधानसभा में, मेरी ग्राम पंचायत में या मेरे ग्राम में वो विकास लाने में। मुझे पता बिल्कुल, ही नहीं है कि शिक्षा में करना क्या है, स्वास्थ्य में करना क्या है। मैं अगर सिर्फ किसी और का ही नाम लेके चलूं, या वो कर देगा वो कर देगा, अरे मेरे को वोट दे दो वो कर देगा, ऐसे थोड़ी करते हैं। ऐसे आप बिल्कुल, सब्जी वाले के पास ये देके जाते हो क्या, सब्जी वाला आपको ये बोलेगा कि आप मेरे को पैसे दे दो, आपको सब्जी वो दे देगा। तो आपने ऐसा तो कभी किया नहीं। तो यहाँ बिल्कुल, वोट में ऐसा क्यों करते हैं कि आप मुझे वोट दो और आपका काम वो कर देगा यहाँ पे, और वो जो काम कर देगा वो आज तक कभी नहीं आएगा। वो सिर्फ एक बिल्कुल। मतलब सगुफा बनाएगा, जुमला सा फेंक दिया इंडिविजुअल, उन्होंने। कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। आज की डिबेट जो थी काफी चर्चाजनक रही। हमने न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं बल्कि और भी बहुत सारी चीजों पे डिबेट को बढ़ावा दिया, और भी चीजों पे हमने बात करी। तो इसी क्रम में हम अपनी अगली डिबेट भी रखेंगे। तो बहुगुणा जी, आपका इस वार्ता में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नहीं, बहुत बहुत समय धन्यवाद देने के जगदीश लिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के लोग कुछ जागरूक हुए होंगे इस डिबेट को देख के। उन्होंने कुछ सोचा होगा कि आखिर हमारा असली हितैषी कौन है और आखिर हमें जुमला कौन दे रहा है। तो इसी के साथ साथ हम इस जागरूक डिबेट को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।